चीन में अनसुलझी रहस्य, सारे लोग कहाँ चले गए और लाखों भिखारी अचानक गायब हो गए हैं। समुद्री जीवों की संख्या में तेजी से गिरावट एक स्वीकृत तथ्य बन गया है, भले ही लोग इसे स्वीकारने को तैयार न हो। जनसंख्या में कमी से अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच गई है। यह अनुमान है कि चीन की आबादी 2020 से 2023 के बीच 15 से 20 करोड़ तक कम हो गई है। चीन में जनसंख्या वृद्धि रुक चुकी है और आशा है कि उसकी अर्थव्यवस्था भी न गिरे। हम सबने लाखों बार यह सुना है, चीन की जनसंख्या 1.4 अरब है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यह पूरी तरह से एक मिथक है, एक बहुत बड़ा बेशर्म झूठ है। क्या हो अगर चीन की असली आबादी इस असली संख्या का सिर्फ 1/4 या उससे भी कम हो? सबसे खराब बात यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वर्षों से इस विषय पर झूठ बोल रही है, विश्व और अपने लोगों से सच्चाई छिपा रही है। यह सिर्फ कोई अजीब सी थ्योरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब दरारें दिख रही हैं और आंकड़े बिल्कुल मेल नहीं खाते। आज हम आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक पर गहराई से चर्चा करेंगे, चीन की नकली आबादी और सीसीपी का गंदा राज। साथ ही यह दुनिया की उभरती महाशक्ति के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि जो आप सुनेंगे वह चीन के बारे में आपकी सभी धारणाएं बदल देगा। चीन की जनसांख्यिकीय साजिश के मुद्दे पर आने से पहले आइए कुछ दशक पीछे जाकर चीन के जनसांख्यिकीय इतिहास को संक्षेप में समझते हैं। 1950 में चीन दशकों की विनाशकारी लड़ाइयों से उभरा था। पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण और फिर एक लंबा और खूनी गृह युद्ध। भले ही देश बुरी तरह प्रभावित हुआ था, परंतु अब माओ जेदोंग की नई कम्युनिस्ट सरकार के अधीन एकजुट हो गया था, जिसकी जनसंख्या लगभग 550 मिलियन थी। माओ की शुरुआती नीतियां सामाजिक स्थिरता, आंतरिक संघर्षों पर नियंत्रण, कृषि उत्पादन में वृद्धि और देशव्यापी बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता विस्तार पर केंद्रित थीं। शांति बहाल होने और बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू होने से मृत्यु दर काफी कम हुई। माओ एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, जिनका मानना था कि अधिक जनसंख्या का मतलब अधिक ताकत है, विशेषकर चीन के विशाल क्षेत्र और बड़ी मानव पूंजी के फायदों को देखते हुए। नतीजतन चीन की जनसंख्या अभूतपूर्व गति से बढ़ने लगी। 1950 के दशक के अंत तक यह आंकड़ा लगभग 660 मिलियन तक पहुंच गया था। इसके बाद माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक आर्थिक अभियान शुरू किया, ताकि चीन को कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक महाशक्ति में रातों रात तब्दील किया जा सके। हालांकि इस अभियान के परिणाम भयावह थे। खराब कृषि प्रथाओं, गलत उत्पादन रिपोर्टों और कुप्रबंधन ने कृषि को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे मानव इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक उत्पन्न हुआ। 1979 से 1960 के बीच लगभग 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हुई, किंतु चीन की विशाल जनसंख्या के चलते समग्र प्रवृत्ति बढ़ोतरी की ओर रही। अकाल के बाद कमजोरी के डर से माओ ने एक बार फिर बड़े परिवारों को प्रोत्साहित किया। जन्म दर बढ़ाने हेतु उन्होंने गर्भ निरोधक और गर्भपात की पहुंच सीमित की, जिससे गर्भ निरोधक साधन प्राप्त करना कठिन हो गया। पहले ज्यादा बच्चे होने पर परिवारों को इनाम मिलता था, ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त जमीन और शहरी परिवारों को बेहतर आवास व खाद्य सामग्री दी जाती थी। आंदोलन के प्रसार में प्रचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें बड़े परिवार को आदर्श और देशभक्त के रूप में दिखाया गया। यह प्रयास सफल रहा, क्योंकि प्रजनन दर आसमान छूने लगी। हर महिला के लिए औसतन 5 से 6 बच्चे होने लगे, यानी औसतन हर चीनी महिला ने 5 या 6 बच्चों को जन्म दिया। सन 1970 के आरंभ तक चीन की जनसंख्या लगभग 850 मिलियन हो गई थी और प्रति महिला प्रजनन दर 6.3 के उच्चतम स्तर पर थी। अब इस पूरे वीडियो के बारे में मेरी तरफ से एक गंभीर चेतावनी है। यह विषय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए संवेदनशील है, इसलिए मुख्य धारा मीडिया इस पर वास्तव में चर्चा नहीं करती। असल में बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करते, तो अगर आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो वीडियो की मदद होगी। इससे सच में फर्क पड़ता है, खासकर क्योंकि YouTube मुख्य धारा की सामग्री को बढ़ावा देता है और संवेदनशील वीडियो, विशेषकर जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ाता। याद रखें, इस सच्चाई को उजागर करने में एक लाइक भी काफी मदद कर सकती है।
चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1970 के दशक तक देश विदेश में आवाजें उठने लगीं जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के खतरों के बारे में चेतावनी दे रही थीं। जनसंख्या विस्फोट एक बढ़ती चिंता बन रहा था, खासकर चीन जैसे कम विकसित देशों में, जहां जनसंख्या सालाना 20 मिलियन की दर से खतरनाक रूप से बढ़ रही थी। तुलनात्मक रूप से देखें तो यह संख्या प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क की कुल जनसंख्या में वृद्धि के बराबर है। न्यूयॉर्क से अक्सर पूरे राज्य का उल्लेख होता है, सिर्फ शहर का नहीं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक केंद्रीकृत साम्यवादी अर्थव्यवस्था चलाती है जिसमें राज्य सारे उत्पादन साधनों को नियंत्रित करता है। सरकार का प्राथमिकता आर्थिक विकास पर केंद्रित रहती है। संक्षेप में, सरकार वस्त्रों और सेवाओं के उत्पादन, मात्रा और वितरण का निर्णय लेती है जिससे संसाधनों के उपयोग पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है। अब सोचिए, इन सभी नए लोगों को भोजन, आश्रय, सेवाएं और प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध कराना। जनसंख्या वृद्धि के साथ खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक स्थिरता की चिंताएं भी बढ़ी। यह आसान काम नहीं है। सीसीपी ने माना कि तेजी से बढ़ती आबादी लोगों की जरूरतें पूरी करना मुश्किल बना रही थी और आर्थिक विकास में बाधा डाल रही थी। सीसीपी के कुछ नेताओं की बढ़ती आलोचना के बावजूद माओ ने इन चेतावनियों को अनदेखा कर दिया और जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी किसी भी खबर को सेंसर कर दिया गया। लेकिन माओ के प्रभाव कम होने पर डेंग शियाओपिंग, जोउ एनलाई और ली जेयांगेन जैसे नेताओं ने चीन की जनसंख्या नियंत्रित करने हेतु आधुनिक वैज्ञानिक संस्थान स्थापित करना प्रारंभ किया। 1970 के दशक की शुरुआत में सीसीपी के बाद में लंबा कम अभियान के तहत पहला बड़ा नीतिगत बदलाव हुआ, जिसमें परिवारों को देर से शादी करने, बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखने और कम संतानें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस नीति ने जनसंख्या वृद्धि के प्रति एक अधिक सतर्क दृष्टिकोण की शुरुआत को दर्शाया। लेकिन असली बदलाव 1976 में माओ की मृत्यु के बाद डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में आया। डेंग और उनके समकालीनों के लिए चीन की जनसंख्या केवल संख्या की समस्या नहीं थी, बल्कि गुणवत्ता की भी थी। उस समय अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण और अशिक्षित थी और डेंग ने चीन की जनसंख्या को शहरी और अत्यधिक कुशल बनाने का प्रयास किया। डेंग शियाओपिंग को चिंता थी कि चीन की बड़ी आबादी आर्थिक विकास के लाभों को खा जाएगी और देश अन्य देशों से पिछड़ जाएगा। इसी दृष्टिकोण से नई सरकार ने मुफ्त जन्म नियंत्रण, शिक्षा, गर्भ निरोधक, गर्भपात और नसबंदी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना शुरू किया। चीन में जन्म दर में मामूली कमी और गर्भ निरोधक उपयोग बढ़ने के बावजूद नेताओं को इन उपायों की अपर्याप्तता की चिंता थी। 1927 में सीसीपी ने विवादास्पद एक बच्चा नीति अपनाई, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए थी और अधिकांश परिवारों को एक बच्चे तक सीमित करती थी। सरकार ने इसे लागू करने के लिए कठोर कदम उठाए, जिसमें महिलाओं को पहले बच्चे के बाद अनिवार्य गर्भ निरोधक इम्प्लांट लगवाना शामिल था। एक बच्चा नियम का उल्लंघन करने पर परिवारों को भारी जुर्माना, नौकरी से निकाला जाना और कभी-कभी जबरन गर्भपात व नसबंदी जैसी सज्जाओं का सामना करना पड़ता था। कुछ मामलों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दूसरे बच्चे को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या रोजगार जैसी सुविधाएं लेने से वंचित किया। इससे अदृश्य बच्चों की समस्या पैदा हुई। अनुमानतः ऐसे 13 मिलियन बच्चे आज भी जीवित हैं। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि एक बच्चा नीति को समान रूप से लागू नहीं किया गया था। जहां केंद्रीय सरकार ने कड़े नियम लागू किए, वहीं स्थानीय सरकारों को अपने निर्णय लेने का अधिकार था, जिससे देश भर में भिन्नताएं देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों में जिन परिवारों की पहली संतान बेटी हुई, उन्हें ज्यादातर दूसरा बच्चा करने दिया जाता था। कुछ जगहों पर आर्थिक तंगी या जाति के आधार पर कुनबों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की छूट थी। तिब्बत जैसे क्षेत्रों के जातीय अल्पसंख्यकों को एक बच्चा नीति से पूर्ण रूप से मुक्त रखा गया था। चीन की जनसंख्या 1950 और 1960 के दशक की वृद्धि के कारण बढ़ती रही, क्योंकि उस समय बहुत सी महिलाएं पहले से ही प्रजनन आयु में थीं। 1980 की पहली बड़ी राष्ट्रीय जनगणना के समय चीन की आबादी 1 अरब से ऊपर पहुंच गई थी। इन सब के बावजूद इस नीति ने जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया। चीन का दावा है कि इससे 400 मिलियन जन्मों को रोका गया। कम आबादी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरियों के संसाधन कम लोगों में बंटे, जिससे प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था बढ़ी।
साथ ही परिवारों के पास पालने के लिए कम बच्चे थे, इसलिए वे ज्यादा बचत और निवेश कर सकते थे, जिससे आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिला। लेकिन इससे एक बड़ी समस्या पैदा हुई, लिंग असंतुलन। बेटे की चाहत और लिंग चयन से लड़कियों की तुलना में कम लड़कियां पैदा हो रही थीं। इससे चीन में महिलाओं की तुलना में करोड़ों अधिक पुरुष हैं। बुजुर्गों की देखभाल की समस्या थी। कम युवा जनसंख्या के कारण ना तो काम करने वाले पर्याप्त हैं और ना ही बुजुर्गों की देखरेख के लिए लोग काफी हैं। 4-2-1 परिवार संरचना आम हो गई, जिसमें एक बच्चे को 2 माता पिता और 4 दादा दादी का सहारा बनना पड़ता है, जो भारी जिम्मेदारी है। परंतु सबसे अहम असर यह रहा कि चीन में महिलाओं की प्रजनन दर में भारी कमी आई। एक दशक के दशक में प्रति महिला 6 बच्चों से गिरकर एक दशक 980 तक यह 2.7 रह गई और आगामी वर्षों में यह गिरावट जारी रही। 1989 तक चीन की प्रजनन दर 1.9 तक गिर गई, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक किसी देश की आबादी को गिरावट से बचाने के लिए प्रति महिला आदर्श प्रजनन दर 2.1 जन्म है। ये वह प्रजनन स्तर है जहां एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जनसंख्या खुद को प्रतिस्थापित करती है। 1990 के दशक में लोगों ने एक बच्चा नीति में ढील देने की मांग शुरू की थी। स्थिरता का प्रमुख लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका था और नीति को शुरुआत में एक अस्थायी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1990 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार सुधारों के कारण सुधार हुआ, जिससे जनसंख्या नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता समाप्त हो गई। फिर भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने संसाधनों के आवंटन, खाद्य आपूर्ति और आवास संबंधी चिंताओं के साथ हर साल लाखों नई नौकरियों के दबाव का हवाला देते हुए एक बच्चा नीति जारी रखी। संक्षेप में जो होना था वही हुआ और दशक के अंत तक चीन की प्रजनन दर ऐतिहासिक रूप से गिरकर प्रति महिला 1.5 बच्चों तक पहुंच गई। एक और इसे संसाधन वितरण और प्रति व्यक्ति आय में सकारात्मक विकास माना गया, वहीं इसने भविष्य में चीन के सामने आने वाली जनसांख्यिकीय समस्याओं की नींव भी रख दी। 21वीं सदी की शुरुआत में चीन की जनसांख्यिकी में उल्लेखनीय बदलाव आया। जीवन प्रत्याशा बढ़ी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं और 1950 और 60 के दशक के बेबी बूम वर्षों में जन्मी बड़ी आबादी अब बूढ़ी होने लगी। 2020 तक चीन की औसत आयु 38 वर्ष हो गई, जो 1970 की 18 वर्ष की औसत आयु से काफी अधिक थी। इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन ने कार्यबल पर बढ़ता दबाव डाला, क्योंकि श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं की संख्या काफी कम हुई, जबकि वृद्ध जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही। अपनी गलती को समझते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी एक बच्चा नीति में ढील दी, जिससे ऐसे दंपतियों को जिनमें कम से कम एक माता पिता इकलौता संतान था, 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति मिल गई। 2016 में एक बच्चा नीति को पूरी तरह समाप्त कर 2 बच्चा नीति को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। नीति परिवर्तन के कारण जन्म दर में अस्थायी वृद्धि हुई, जो 2017 में 1.8 तक पहुंच गई। हालांकि जन्म दर में यह बढ़ोतरी अस्थायी थी और 2018 तक यह पुनः 1.5 पर आ गई। आने वाले वर्षों में यह गिरावट जारी रही। चीन ने जनसंख्या में गिरावट को रोकने हेतु 2021 में परिवार के आकार पर सभी प्रतिबंध हटा दिए। अब परिवार 3 तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। प्रजनन दर में गिरावट जारी रही और 2023 में 1.18 तक पहुंच गई। कोविड-19 महामारी ने आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती जीवन लागत और बदलती सामाजिक मान्यताओं के कारण परिवार शुरू करने के फैसले को प्रभावित किया, जिससे समस्या और बढ़ गई। 2022 में चीन ने 60 सालों में पहली बार जनसंख्या में कमी दर्ज की। अगले साल जनसंख्या घटी और भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया। चीन की 1.4 अरब आबादी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है, लेकिन वहां की जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है और बुजुर्गों की संख्या घटती कार्यबल पर निर्भर होकर बढ़ती जा रही है। चीन की जनसंख्या में गिरावट के पीछे कई जटिल कारण हैं। जनसंख्या नियंत्रण में सरकारी नीतियों के साथ साथ आर्थिक दबाव, बदलते सामाजिक मानदंड और बच्चों की देखभाल की बढ़ती लागत जैसे कारकों ने भी युवाओं के देर से या बिल्कुल बच्चे न पैदा करने के निर्णय को प्रभावित किया है। देश को घटती और बूढ़ी होती आबादी तथा अपर्याप्त कार्यबल के कारण चुनौतीपूर्ण भविष्य का सामना करना पड़ रहा है।
जो आर्थिक विकास और वृद्ध जनसंख्या के समर्थन में अक्षम हो सकता है। परंतु यह चीन का एकमात्र जनसांख्यिकीय संकट नहीं है और यही बातें विवादास्पद होती हैं। सबूत बताते हैं कि चीन एक बड़ा जनसंख्या रहस्य छुपा रहा है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वर्षों से दबाने की कोशिश कर रही है। जहां दुनिया लंबे समय से इस आधिकारिक दावे को स्वीकार करती आई है कि चीन की आबादी लगभग 1.4 अरब है, वहीं कुछ विशेषज्ञ और स्वतंत्र शोधकर्ता मानते हैं कि असली संख्या इससे कहीं कम हो सकती है, शायद आधी या फिर चौथाई भी। हाँ, यह सही है। जब हम अजेय चीनी महाशक्ति की कल्पना पर विश्वास कर रहे थे, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आंकड़े गढ़ने, रिपोर्टें फर्जी बनाने और सच्चाई दबाने में व्यस्त थी। इन दावों के अनुसार वे आंकड़ों में हेरफेर करने और दुनिया को इस बढ़ा चढ़ाकर बताई गई जनसंख्या पर विश्वास दिलाने में बेहद सफल रहे हैं। चीन की घटती जन्म दर और कठोर एक बच्चा नीति के कारण चीन की आबादी कभी भी 1.4 अरब तक नहीं पहुंच पाई। दूसरे, सीसीपी ने कोविड-19 से हुई असली मृत्यु संख्या छुपाई है। सच तो यह है कि पिछले 5 वर्षों में महामारी से चीन ने करोड़ों लोगों को खो दिया। लेकिन क्या हम इन दावों को बिना सबूत के सच मान सकते हैं? अगर तथ्य हैं तो सीसीपी ऐसा क्यों कर रही है? अब समय आ गया है कि हम करीब से देखें और जानें कि असल में क्या हो रहा है। सरकारी बयान के अनुसार चीनी सरकार अपने राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के माध्यम से दावा करती है कि देश की जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है। हमें याद रखना चाहिए कि यह जानकारी केवल चीनी सरकार से आती है और किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि सचमुच किसी और को इसकी अनुमति नहीं है। इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें 2 चरणीय तरीका अपनाना होगा। सबसे पहले हमें महामारी से पहले चीन की असली जनसंख्या का पता लगाना होगा और दूसरा, हमें कोविड-19 से हुई असली मौतों की संख्या जाननी होगी। अगर आप चीन की आधिकारिक रिपोर्ट देखें तो वे दावा करते हैं कि 2019 के अंत में कुल जनसंख्या 1.42 अरब थी, जो कि महामारी शुरू होने से ठीक पहले है। हालांकि कई जनसांख्यिकीविद, स्वतंत्र शोधकर्ता और अध्ययन इस आंकड़े को चुनौती देते हैं। तो चलिए उन निष्कर्षों में से कुछ को देखते हैं और समझते हैं कि आंकड़े वास्तव में क्या बताते हैं। रूसी विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार महामारी से ठीक पहले चीन की असली जनसंख्या 500 से 800 मिलियन के बीच हो सकती थी, जो कि आधिकारिक आंकड़े 1.42 अरब से काफी कम है। शोधकर्ताओं ने नोट किया कि 1945 में राष्ट्रवादी शासन के तहत चीन की जनसंख्या लगभग 490 मिलियन थी। उसके बाद देश ने कई विनाशकारी घटनाओं का सामना किया, जैसे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसने एक विनाशकारी अकाल को जन्म दिया, सांस्कृतिक क्रांति, जिसने व्यापक मौतों और उत्पीड़न का कारण बना, और बाद में एक बच्चा नीति, जिसने जनसंख्या वृद्धि को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन घटनाओं के पैमाने को देखते हुए जनसंख्या का 1.4 अरब तक पहुंचना असंभव है। रूसी विश्लेषकों ने चीन के शहरों और काउंटी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पाया कि चीनी शहरों में केवल लगभग 280 मिलियन लोग रह रहे हैं। शहरी और ग्रामीण आबादी का अनुपात 1:1 मानते हुए उनका चीन की कुल जनसंख्या का अनुमान लगभग 560 मिलियन है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की खास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी महामारी से पहले देश की आबादी 800 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। जापानी विद्वानों ने भी खाद्य नमक की खपत को जनसंख्या का संकेतक मानकर शोध किया। उनके आंकड़े भी आधिकारिक 1.4 अरब से कम थे। नमक खाना पकाने का महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उपयोग लगभग सभी करते हैं। यही इसके पीछे का साधारण कारण था। शराब मात्रा में ट्रैक करने योग्य और देश स्तर पर उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़ों द्वारा मापने में सुगम है, क्योंकि यह देर से खराब होती है। अगर हमें किसी देश द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नमक और प्रति व्यक्ति नमक खपत का पता हो, तो हम उस देश की जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अधिकांश लोग बहुत अधिक नमक का सेवन करते हैं, जो औसतन प्रतिदिन 9.3 ग्राम है। चीन की कुल नमक खपत और 9.3 ग्राम के औसत के आधार पर महामारी से पहले चीन की जनसंख्या का अनुमान 800-900 मिलियन लगाया गया, जो चीनी सरकार द्वारा बताए गए 1.42 अरब से काफी कम है। जहां ये कुछ अध्ययन हैं जो हमें मिल सके, वहीं कुछ अन्य तरीके और तार्किक कारण भी हैं जो साबित करते हैं कि सीसीपी दशकों से इस बढ़ा चढ़ाकर बताई गई जनसंख्या के बारे में झूठ बोलती आ रही है।
ऐसा ही एक तरीका है चीन के जन्म डेटा को देखना। चीन के जन्म आंकड़ों की विश्वसनीयता पर लंबे समय से प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे हैं और ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि इन्हें अक्सर अतिरंजित या मनगढ़ंत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चीन में जन्म प्रमाण पत्रों का एक बड़ा काला बाजार मौजूद है जो उच्च मांग के कारण फलता फूलता है। एक बच्चा और दो बच्चा नीति के समय ये प्रमाण पत्र अक्सर अतिरिक्त बच्चों को पहले बच्चे के रूप में रजिस्टर करने के लिए बेचे जाते थे। इससे परिवारों को एक या दो बच्चा नीति का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने और दंड से बचने में सहायता मिलती थी। परंतु अब लोग इन प्रमाण पत्रों को एकदम भिन्न कारणों से खरीदते हैं। चीन में जन्म पंजीकरण से जुड़ी 20 से अधिक सामाजिक सुविधाएं हैं और परिवार इन वित्तीय लाभों को पाने के लिए ब्लैक मार्केट से ऑनलाइन दूसरा जन्म प्रमाण पत्र खरीद रहे हैं, जैसा कि जनसांख्यिकीय आंकड़ों के प्रमुख विशेषज्ञ डो यी फ्यूशियन ने बताया। प्रमाण पत्रों का एक और उपयोग कई आईडी बनाना है। ये अतिरिक्त आईडी उन्हें टैक्स चोरी, ज्यादा संपत्ति खरीद और धोखाधड़ी में मदद करती है। आप समझ रहे हैं ना ये किधर जा रहा है? अगर एक व्यक्ति के पास सिस्टम में एकाधिक आईडी हो तो इससे जनसंख्या के आंकड़े कृत्रिम रूप से बढ़ेंगे। स्थानीय सरकारों को जनसंख्या बढ़ाने हेतु आर्थिक लाभ मिलता है। जितने ज्यादा लोगों का दावा उतनी ज्यादा फंडिंग केंद्र सरकार से मिलती है। यह व्यवस्था स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों को अतिरिक्त संसाधन पाने हेतु झूठे आंकड़े देने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए स्कूल अधिक फंडिंग पाने हेतु छात्र नामांकन के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। आंकड़ों की जवाबदेही की कमी से सरकार के स्तरों पर जन्म और जनसंख्या के फर्जी आंकड़े पेश करने की संस्कृति विकसित हुई है। इसका नतीजा न केवल बढ़ी हुई जनसंख्या है बल्कि देश की वास्तविक जनसांख्यिकी भी बिगड़ जाती है, जो तेज विकास और सफलता का भ्रम पैदा करती है और अधिक धन और संसाधन प्राप्त करने में मदद करती है। जन्म संख्या का अनुमान लगाने का एक उपाय नवजात शिशुओं को दी जाने वाली BCG वैक्सीन की मात्रा देखना है, जो चीन में सभी बच्चों को तपेदिक से बचाने हेतु लगाई जाती है। यह अनिवार्य है और जन्म के 24 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। इसलिए BCG टीकों की संख्या वास्तव में जन्म लेने वाले बच्चों की एक अच्छी अनुमानित संख्या देती है। चीन में BCG वैक्सीन 0.5 मिलीलीटर की शीशियों में आती है और हर बच्चे को केवल 0.1 मिलीलीटर की जरूरत होती है, यानी एक शीशी तकनीकी रूप से 5 बच्चों को टीका लगा सकती है। व्यवहार में इस वैक्सीन को ठंडा रखना और खुलने के 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बड़े प्रसूति अस्पतालों और शहरों में जहां प्रतिदिन कई शिशुओं का जन्म होता है, एक शीशी से 2 या 3 बच्चों को टीका दिया जा सकता है। चीन की 85% आबादी छोटे या मध्यम शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां अधिकतर अस्पतालों में प्रतिदिन केवल कुछ शिशुओं का जन्म होता है। चूंकि वैक्सीन को एक बार खोलने के बाद ही इस्तेमाल करना होता है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन इलाकों में औसतन एक शीशी से केवल 1.2 से 1.5 बच्चों को ही टीका लगाया जाता है। तो पूरे देश के लिए औसतन यह लगभग 1.35 बच्चों प्रति शीशी के बराबर है। शोधकर्ताओं ने BCG वैक्सीन के उपयोग और आधिकारिक जन्म आंकड़ों की तुलना की है। 2008 से 2021 तक उन्होंने पाया कि असली जन्मों की संख्या सरकार के दावे से कहीं कम थी और यह फर्क कुछ लाखों का नहीं बल्कि लगभग 58 मिलियन का था। विशेषज्ञों का मानना है कि 1980 के दशक की शुरुआत से जब चीन ने एक बच्चा नीति सहित बड़े आर्थिक सुधार किए थे, जन्मों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। एक दशक 1980 से 2008 के बीच लगभग 120 मिलियन फर्जी या अतिरंजित जन्म दर्ज किए गए थे। इसे 2008 से 2021 के 58 मिलियन आंकड़े के साथ जोड़ें तो 1980 के दशक से बढ़ा चढ़ाकर बताए गए कुल जन्मों की संख्या लगभग 178 मिलियन हो सकती है। इस आंकड़े में कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि CCP ने 2022 से BCG टीकाकरण के आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया, शायद क्योंकि इससे वास्तविक जन्म दर के बारे में बहुत कुछ पता चलता था। एक अध्ययन में विशेषज्ञों और जनसांख्यिकीविदों को यह मानना मुश्किल लगता है कि चीन की जनसंख्या 1 अरब से बढ़कर 2020 तक 1.4 अरब हो गई। यह देखते हुए कि देश ने कोई महत्वपूर्ण प्रवासन अनुभव नहीं किया, उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी देशों के विपरीत, जो अपनी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, चीन की कोई बड़े पैमाने पर प्रवासन नीति नहीं है। गिरती जन्म दर के बावजूद
इन पश्चिमी देशों ने किसी हद तक अपनी जनसंख्या को बनाए रखा है या यहां तक कि बढ़ाया भी है, जिसमें प्रवासन उनकी जनसांख्यिकीय स्थिरता के प्रमुख कारणों में से एक है। यूएस प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक प्रवासियों को स्वीकार करता है। कनाडा की जनसंख्या वृद्धि का लगभग 80% प्रवासन पर निर्भर है। अन्य यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी और यूके ने भी बूढ़ी होती आबादी की भरपाई के लिए प्रवासन का सहारा लिया है। दूसरी ओर चीन प्रवासियों को किसी महत्वपूर्ण स्तर पर स्वीकार नहीं करता। यह दुनिया के सबसे कठिन देशों में से एक है जहां विदेशियों के लिए स्थायी रूप से बसना मुश्किल है। इस देश में नागरिकता और दीर्घकालिक निवास के लिए बहुत सीमित और कड़ी निगरानी वाले विकल्प हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी चीन ने प्रवासन को जनसंख्या गिरावट का समाधान कभी नहीं माना है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर प्रवासन के प्रति लोगों और सरकार का समर्थन नगण्य है। भाषा, कानूनी व सामाजिक बाधाएं भी अधिक हैं। चीन में ज्यादातर विदेशी कर्मचारी और छात्र अस्थायी तौर पर रहते हैं। उन्हें लंबे समय तक रहने या परिवार के स्थायी प्रवास की अनुमति नहीं मिलती। चीन की प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर और प्रवासन की कमी को देखते हुए 1990 और 2020 के बीच जनसंख्या में 300 मिलियन की वृद्धि समझना मुश्किल है। परंतु आज हम सिर्फ इस तर्क पर ही नहीं अटके हैं। अगला तर्क इससे कहीं ज्यादा भरोसेमंद और क्रांतिकारी है। भारत से तुलना करने पर साफ पता चलता है कि चीन ने अपनी जनसंख्या के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। 1990 से 2020 तक 30 से अधिक वर्षों में शोधकर्ताओं ने चीन और भारत की कुल जनसंख्या, प्रजनन दर और औसत आयु की तुलना की। परिणाम आश्चर्यजनक थे। चार्ट देखें जो इस अवधि के दौरान दोनों देशों के आधिकारिक आंकड़े दिखाता है। आइए सबसे पहले जनसंख्या से शुरू करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1990 में चीन की जनसंख्या भारत से लगभग 28.3 करोड़ अधिक थी। 2020 में 30 साल बाद चीन अब भी आगे था, लेकिन केवल लगभग 2.8 करोड़ से। तो भारत की तेज जनसंख्या वृद्धि के बावजूद उसने अभी तक आधिकारिक रूप से चीन को पीछे नहीं छोड़ा है। अब प्रजनन दर पर ध्यान दें। उन 30 वर्षों में भारत की औसत प्रजनन दर काफी अधिक थी, लगभग प्रति महिला 3 बच्चे, जबकि चीन की दर सिर्फ लगभग 1.7 थी। इसका अर्थ है कि उस काल में भारतीय परिवारों में चीनी परिवारों की तुलना में औसतन लगभग 2 गुने बच्चे थे। औसत आयु भी महत्वपूर्ण है, जो जनसंख्या के बुढ़ापे के बारे में जानकारी देती है। 1990 में चीन और भारत को युवा देश माना जाता था, क्योंकि चीन की औसत आयु लगभग 24 साल और भारत की लगभग 20 साल थी। 2020 तक चीन की औसत आयु भारत की तुलना में 15 साल अधिक बढ़ गई थी, जो सिर्फ 9 साल बढ़ी थी। यह दिखाता है कि चीन कहीं अधिक तेजी से बूढ़ा हुआ है, जो कम जन्म दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप है। यही वह स्थान है जहां गणित की उपेक्षा असंभव हो जाती है। भारत की प्रजनन दर लगातार 3 दशकों तक चीन से अधिक रही है और भारत की आबादी धीमी गति से बूढ़ी हुई है। इसलिए गणितीय रूप से यह असंभव है कि 2020 में भी चीन की आबादी भारत से ज्यादा हो। प्राकृतिक वृद्धि के रुझानों के मुताबिक भारत को चीन से पहले ही आगे होना चाहिए था। तो यह कैसे मुमकिन है कि चीन की प्रजनन दर इतनी कम हो, प्रवास की कमी हो और एक बच्चा नीति के बावजूद उसकी आबादी भारत जैसी ही बढ़े? यहां तक कि जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखने पर भी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि 1990 से 2020 के बीच चीन में यह केवल 10 साल बढ़ी, जबकि भारत में 12 साल बढ़ी। यह तो छोड़िए, चीन में मृत्यु दर भी भारत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार, प्रदूषण और आत्महत्याएं ज्यादा हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार 2020 में चीन की वास्तविक अनुमानित जनसंख्या 90 करोड़ होनी चाहिए थी, न कि 1.4 अरब जैसा कि चीन ने दिखाया था, जिससे पता चलता है कि चीन ने कम से कम 60 करोड़ की गड़बड़ी दिखाई थी। आधिकारिक आंकड़े ऊपर से सही लग सकते हैं, परंतु जनसांख्यिकीय गणित एक भिन्न कहानी बयान करता है। स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है और वास्तविक आंकड़े संभवतः दुनिया को बताए गए आंकड़ों से कम हैं। तो इन विभिन्न अध्ययनों को देखते हुए रूसी अनुमान 500-800 मिलियन, 800-900 मिलियन और भारतीय जनसांख्यिकीय तुलना जो 900 मिलियन से अधिक नहीं बताती,
मुझे लगता है कि निष्पक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि यह संख्या संभवतः 600-900 मिलियन के बीच होगी। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का संतुलित अनुमान कोविड-19 महामारी से ठीक पहले चीन की वास्तविक जनसंख्या को लगभग 800 मिलियन के आसपास रखता है। पहला सवाल हल करने के बाद अब दूसरे सवाल का उत्तर देते हैं। महामारी के दौरान चीन में वास्तव में कितने लोगों की मृत्यु हुई? सरकार का दावा है कि चीन में जहां कोविड की शुरुआत हुई थी, महामारी के दौरान कुल मौतों की संख्या केवल 83,000 थी, अगर हम आधिकारिक आंकड़ों पर विश्वास करें। यह एक अनुमान है। दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन के पेज के अनुसार कुल मौतों की संख्या लगभग 1,22,000 है। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार असली मौतों की संख्या कम से कम 20 लाख के आसपास होनी चाहिए। कुछ अनुमानों में यह 35 लाख तक बताई गई है। इसी तरह और भी कई अनुमान मौजूद हैं। लेकिन अगर हम कहें कि असली मौतों की संख्या इनमें से कोई भी नहीं बल्कि कुल मिलाकर 400 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। हाँ, आपने सही सुना, यह एक चौंकाने वाली संख्या है। 400 मिलियन की संख्या को समझने के लिए यह लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल आबादी और 60 मिलियन के बराबर है। सोचिए जरा, यह किसी भी विषय को सनसनीखेज बनाने का सस्ता तरीका नहीं है, क्योंकि यह बात कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स द्वारा कवर की गई और सोशल मीडिया पर भी चर्चित रही है। हमें पता है कि चीनी अधिकारी कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे कि कोविड-19 महामारी से चीन में वास्तव में कितनी मौतें हुई। सीसीपी 2019 के अंत में वुहान में शुरू हुए प्रकोप को छुपाने में जुटी है। आज तक चीन में वास्तविक मृत्यु आंकड़े रहस्यमय हैं। 2020 में उन्होंने दावा किया कि पूरे चीन में कोविड से केवल 3,000 लोगों की मौत हुई, जबकि कई श्मशानों ने बताया कि वे 2,000 शव जला रहे थे। चीनी डॉक्टरों से भी कहा गया कि वे कोविड को मौत का कारण न लिखें और जो ऐसा करते हैं वे रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। इसके अलावा दिसंबर 2022 के बाद से सीसीपी ने कोविड के आंकड़े जारी करना बंद कर दिया, जब उन्होंने अपनी कड़ी शून्य कोविड नीति समाप्त की, जिससे एक बड़ा प्रकोप फैला। जल्द ही चीन के नागरिक मामलों के विभाग ने अंतिम संस्कार और दाह संस्कार के आंकड़े जारी करना रोक दिया और अब तक फिर से जारी नहीं किए हैं। पिछले साल के अंत से चीन में कोरोना की नई लहर फैली है, जिससे अस्पताल और अंतिम संस्कार सेवाएं दबाव में हैं। सरकारी और सोशल मीडिया इस जानकारी को सेंसर कर एक मामूली फ्लू के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई देश वाकई 400 मिलियन से अधिक नागरिकों की मौत को कम करके दिखा सकता है और इस बारे में दुनिया से झूठ बोल सकता है? ज्यादातर मामलों में इतनी बड़ी झूठ छुपाना असंभव है, इसलिए जवाब नहीं है। हालांकि जब बात चीन या यहाँ तक कि उत्तर कोरिया जैसे देशों की आती है तो कुछ भी संभव है, क्योंकि इन देशों में पारदर्शिता या जवाबदेही नाम मात्र की ही है या बिल्कुल नहीं है। शायद दुनिया कभी भी साबित नहीं कर पाएगी कि कोविड के दौरान चीन ने 400 मिलियन लोग खो दिए थे। हालांकि देश के इतिहास के रूप में कुछ परिस्थितिजन्य सबूत हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि ऐसा हो सकता है। कुछ दशक पहले चीन के तानाशाह माओ जेडोंग का उदाहरण लेते हैं, जो दुनिया के सबसे घातक नेताओं में से एक थे। उनके शासनकाल में 1950 के दशक के दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो पार्टी के क्रांतिकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारी चीनी जनहानि स्वीकार करने की इच्छा दर्शाते हैं। एक बयान था, हम विश्व क्रांति की जीत के लिए 300 मिलियन चीनी लोगों की बलि देने को तैयार हैं। जब खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, लोग भूखे मर जाते हैं। उन्होंने एक अन्य भाषण में कहा, यह बेहतर है कि आधे लोग मर जाएं ताकि बाकी आधे लोग पेट भर खा सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 958 से 1960 के बीच माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना के कारण चीन में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 30-45 मिलियन लोग मारे गए। कुछ आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 70 मिलियन तक भी हो सकती है। माओ की मृत्यु के बाद जारी आधिकारिक चीनी स्रोतों के अनुसार ग्रेट लीप फॉरवर्ड में 16.5 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने असली मौत के आंकड़ों को छुपाने के लिए व्यवस्थित तरीके से प्रयास किए और अकाल के लिए अपनी नीतियों की विफलता स्वीकार करने की बजाय इसका दोष ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं पर डाला। इसके अलावा उन्होंने माओ के सांस्कृतिक क्रांति नामक अभियान के साथ भी ऐसा ही किया। सीसीपी के अनुसार केवल कुछ लाख लोग मारे गए थे।
हालांकि विद्वानों और लीक हुए आंतरिक आंकड़ों के अनुसार चीन की शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान यह संख्या लाखों में थी और 8 मिलियन तक पहुंच गई थी। हम जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि सीसीपी ने बार बार दिखाया है कि उसे अपने नागरिकों की जान की कितनी कम परवाह है। कोविड से 400 मिलियन लोगों की मौत के दावे की सच्चाई पर सवाल उठाया गया है। यह जानने के लिए कि कितना सच है, आइए शोधकर्ताओं द्वारा दिए गए कुछ प्रमाणों और सिद्धांतों का विश्लेषण करें। सबसे पहले आइए इन आंकड़ों को थोड़ा तोड़कर देखें। अगर आप सोचें कि 3 सालों में 400 मिलियन मौतें कैसी दिखती हैं, यानी कि 2020 की शुरुआत से लेकर 2022 के अंत तक, महामारी के चरम पर औसतन रोजाना 3 लाख से ज्यादा मौतें होती थीं। चीन में 2800 से अधिक काउंटियों में प्रतिदिन लगभग 107 मौतें हो रही हैं। 107 मौतें कई कस्बों और गांवों में फैली हुई हैं, जो संख्या में ज्यादा नहीं लगती। ग्रामीण चीन में स्वास्थ्य सेवाओं की कम पहुंच और मौतों की अल्प रिपोर्टिंग भी एक ध्यान देने योग्य बात है। इन इलाकों में अधिकतर दफनाने की रस्में चुपचाप भूमिगत ही होती हैं। मानते हैं कि चीन की वर्तमान जनसंख्या 1.4 अरब है, जैसा वह दावा करता है। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या होना स्वाभाविक है। औसतन हर साल 1 करोड़ चीनी लोग मर जाते हैं। 2020 से 2024 तक पिछले 5 वर्षों में कुल मौतों की संख्या लगभग 50.8 मिलियन होनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों में कुल मौतों की संख्या लगभग 50.8 मिलियन होनी चाहिए। हालांकि बीजिंग, शंघाई या ग्वांगजो जैसे बड़े शहर अभी भी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, LA, न्यूयॉर्क या शिकागो की तरह भीड़भाड़ वाले और व्यस्त शहरी जीवन वाले दिखने चाहिए। इसलिए उन शहरों के निवासियों के लिए जनसंख्या में गिरावट का अनुभव करना वास्तव में कठिन होगा। किंतु चीन में विपरीत परिस्थिति है। चीनी नववर्ष के दौरान, जो आमतौर पर साल का सबसे भीड़भाड़ वाला समय होता है, प्रमुख शहरों से लिए गए वीडियो देखें और नागरिकों की प्रतिक्रियाएं सुनें। क्या आपने देखा है कि इस साल बीजिंग में कम और कम लोग हैं? इस साल नव वर्ष के बाद शहर में लौटने वालों की संख्या कम है। कई किराए की संपत्तियां खाली पड़ी हैं और सड़कों पर सन्नाटा छाया है। क्या आपने यह भी देखा है कि बीजिंग में अब कम स्थानीय बीजिंग वासी हैं? अधिकांश कार्यस्थलों में तो शायद ही कोई हो। तो फिर 8 मिलियन स्थानीय बीजिंग वासी कहां गए? यह दिल्ली की मौजूदा स्थिति है। यह जगह जब मैं व्यापार करती थी तब यह एक व्यस्त तिराहा था। ऑफिस टाइम में यह सड़क भीड़ भाड़ वाली होती थी। अब इसे देखो, 5 बजे से भी ऊपर हो गया है और यहाँ शायद ही कोई है। ऑफिस के समय में यह रास्ता हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता था। यहाँ पहले बम्पर से बम्पर तक ट्रैफिक में लोगों की भीड़ हुआ करती थी और अब यहाँ बस सन्नाटा है। कोई हलचल नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। क्या आप में से कोई शंघाई में रहता है या अक्सर वहां जाता है? क्या आपको भी लगता है कि शंघाई में भी लोग कम हो गए हैं? रात की जिंदगी पहले से शांत लगती है। चहल पहल वाली ऊर्जा कम हो गई है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मैं बिजनेस ट्रिप पर शंघाई गया था। मेरे एक क्लासमेट ने मुझे व्हाइट मैग्नोलिया प्लाजा के लांगशिंग रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया। एक वीकेंड पर शाम 6 बजे के करीब मॉल में ऑक्यूपेंसी रेट मात्र 50% के आसपास थी, जिससे पूरा मॉल खाली खाली सा लग रहा था। मैं पहले शंघाई अक्सर जाता था। अब वहां पहले के मुकाबले सड़कों और मॉल्स में भीड़ काफी कम है। छुट्टियां खत्म होने के बावजूद लोग अब भी गायब लग रहे हैं। क्या आपने मेट्रो, मॉल और व्यस्त पैदल सड़कों पर कम भीड़ देखी है? शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मुझे सच में लगता है कि शंघाई की आबादी कम हो गई है। इधर उधर देखो, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, भीड़ कम है। क्या आपको नहीं लगता कि ग्वांगझो जैसे महानगरों में भी ऐसा ही है? मॉल और सड़कें सुनसान हैं, हर जगह वीरानी का माहौल है। क्या कोई बता सकता है कि सारे लोग कहाँ चले गए हैं? क्या वे सब अपने गांव वापस चले गए हैं या कहीं और चले गए हैं? मैं लंबे समय से ग्वांगझो में लोन के क्षेत्र में काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि शहर में लोग कम होते जा रहे हैं, पर मुझे नहीं पता वे कहाँ गए। पहले यह इलाका भीड़ भाड़ वाला था। लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। यहाँ वीरानी और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। मॉल खाली पड़े हैं, यहाँ तक कि खुले मैदान भी सुनसान है। सड़क विक्रेता निष्क्रिय रहकर एक दूसरे को निहारते रहते हैं। कोई कारोबार नहीं हो रहा है। काम करने वाले भी कम होते जा रहे हैं। मुझे लगा था ये सिर्फ हमारे शहर में है, पर मुझे नहीं पता था कि दूसरे शहरों में भी ऐसा ही है। मैंने कई जगहों पर पूछताछ की है। शंघाई, यांगझो, नानतोंग, वूशी और चांगझो में प्रवासी मजदूरों की संख्या घटती जा रही है। सब लोग कहां गायब हो गए? वे सब कहां चले गए?
1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश में जिनान में 9 लाख निवासी हैं, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानों में भी कोई नहीं है। लोग कहाँ चले गए? क्या आपको भी लगता है कि जुहाई में भी कम लोग हैं? शॉपिंग मॉल और सड़कें दोनों खाली दिखाई दे रही हैं। गोंगबेई और जुहाई पहले भीड़ भाड़ वाले थे, अब वीरान हैं। सब कहाँ गए? कोई बता सकता है? मैं पिछले कुछ सालों से वुहान में हूँ और मुझे भी लगता है कि यहाँ भी खालीपन बढ़ रहा है। गुआंगू राउंड अबाउट पहले इतना भीड़ भाड़ वाला था कि बस में चढ़ना भी मुश्किल था। पहले ट्रेन की खिड़कियों से घुसना पड़ता था, अब बसें लगभग खाली रहती हैं। सब कहाँ गए? अचानक मुझे एक डरावनी समस्या का एहसास हुआ। हम सब जानते हैं कि चीनी नववर्ष के दौरान शहर खाली हो जाते हैं, लेकिन मेरे गांव में रहने वाले चचेरे भाई ने भी कहा कि उनका गांव भी खाली है। सब कुछ शांत और सुनसान है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में लोग कहाँ हैं? क्या आपने देखा है कि जब चीन की आबादी सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ थी, तब हर जगह रौनक और चहल पहल थी। गांवों में बच्चे हर जगह दौड़ भाग और खेल रहे होते थे, खेतों, नदियों और जलाशयों के पास। शहरों, मॉल्स, सड़कों और खाने के ठेलों पर हर जगह जीवंत भीड़ का माहौल था। छुट्टियों में सभी पर्यटन स्थलों पर भीड़ होती थी। अब 1 अरब 40 करोड़ लोगों के बावजूद हर जगह सुनसान सी लगती है। गांवों में कुछ बुजुर्ग के अलावा कोई नहीं रह गया है। स्कूल बंद हो गए हैं, यहां तक कि जिला शहर भी खाली खाली लगते हैं। सड़कें और मॉल सब एक जैसे सुनसान हैं। दूसरे दर्जे के शहर भी खाली हैं। कुछ पर्यटन स्थलों को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर कोई लोग नहीं है। रेस्तरां, मॉल, सड़कें सब शांत हैं। भीड़ भाड़ के समय के अलावा आमतौर पर सड़कें सुनसान दिखती हैं। बीजिंग और शंघाई जैसे शहर भी सूने दिखाई दे रहे हैं। सबवे और बसों में भीड़ भाड़ के समय में भी आपको सीट मिल जाती है। मॉल्स और सड़कों का तो कहना ही क्या, वे पूरी तरह से सुनसान हैं। तो सारे लोग गए कहां? कई चीनी नागरिक अधिकारियों द्वारा संक्रमण और मौतों के कम आंकड़े बताने और समृद्ध समाज दिखाने वाले प्रचार के बावजूद सच जान गए हैं, बस यह देखकर कि उनके और उनके परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों और समुदायों के साथ क्या हुआ है। चीनी नागरिकों के वीडियो, भूतिया शहर, खाली सड़कें और छोड़ी गई इमारतें सीसीपी के केवल 83,000 मौतों के दावे के विपरीत एक अलग कहानी बताते हैं। चीन के शमशानों पर लंबी कतारों के वीडियो और रिपोर्ट्स सामने आए हैं जो मौतों में तेजी से वृद्धि का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए शंघाई को ही ले लीजिए। जब चीन ने अपनी जीरो कोविड नीति हटा दी, जिससे सबसे बड़ा उछाल आया, तो शंघाई में श्मशान सेवाएं जो पहले दिन में 8 घंटे चलती थीं, उन्हें बदलकर 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन चलाया जाने लगा। साथ ही एक शव को प्रोसेस करने में सामान्यतः जो समय 4 दिन लगता था, वह बढ़कर 16 दिनों से भी ज्यादा हो गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस उछाल के दौरान 17 लोगों की मृत्यु हुई, परंतु स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि असली संख्या कहीं अधिक थी, जिसमें प्रतिदिन 6,000 लोगों की मृत्यु हो रही थी। स्थिति इतनी भयावह थी कि अधिकारियों को शवों को रखने हेतु मछली के कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करना पड़ा, जैसा एक लीक वीडियो में दिखाया गया है। बीजिंग से आने वाली वीडियो और तस्वीरें भयावह स्थिति को दर्शाते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन हटने के बाद पहले महीने में राजधानी में केवल 7 मौतों की रिपोर्ट हुई थी। यह संख्या उन आंकड़ों से बिल्कुल अलग है जिन्हें कई बीजिंग नागरिक रिकॉर्ड कर रहे थे। अस्पतालों की मॉर्ग में भीड़, गलियारों में पड़ी बॉडी बैग्स की कतारें और रोजाना दर्जनों कंटेनरों में लाशों का आना, ये सबूत काफी हैं ये दिखाने के लिए कि सीसीपी दुनिया से सच को कितनी आसानी से छुपा लेती है। बीजिंग के शवगृह और श्मशान गृह पूरी तरह भरे हुए थे और शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई सप्ताह लंबी प्रतीक्षा सूची थी। बीजिंग के एक श्मशान कर्मचारी के लीक वीडियो में उसने बताया कि श्मशान गृह में इतनी अधिक लाशें आई थीं कि उन्हें अंदर रखना संभव नहीं था और बाहर लाइन में रखकर दाह संस्कार का इंतजार करना पड़ रहा था। यह वीडियो खबर की पुष्टि करता है। यदि आपको लगता है कि प्रमाण अपर्याप्त हैं, तो कई चीनी शहरों की उपग्रह छवियों में कोविड लहर के बाद सीसीपी द्वारा प्रतिबंध हटाने के कारण श्मशान और मुर्दा घरों में भीड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि श्मशान घाटों पर एक ही भट्टी में एक साथ कई शवों का अंतिम संस्कार होने से मौतों की सही संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। कुछ चीनी नागरिकों ने तो सोशल मीडिया पर यह भी शिकायत की है कि अत्यधिक काम के बोझ के कारण कुछ श्मशान घाटों में शवों का पूरी तरह अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है
और अवशेषों को खुले में फेंक दिया जा रहा है। मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या में गिरावट यह दर्शाती है कि कोविड के शुरुआती दौर में सीसीपी द्वारा मौतों की संख्या के बारे में झूठ बोला गया। 2020 के पहले 2 महीनों में चीन की शीर्ष 3 मोबाइल कंपनियों ने 21 मिलियन उपयोगकर्ता खोए। यह प्रश्न उठता है कि क्या ये नुकसान डबल सेल फोन प्लान रद्द होने, पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के जाने या संभवतः कोविड से हुई मौतों के कारण हुए थे? सीसीपी का दावा है कि शुरुआती अवधि के बाद पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इसके बजाय 5 मिलियन अतिरिक्त ग्राहकों की संख्या में कमी आ गई। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है कि किसी देश में 21 मिलियन लोग सिर्फ 2 महीनों में अपनी सेलुलर सेवा का उपयोग करना बंद कर देते हैं? ये बातें चीन में कोविड से हुई बड़े पैमाने पर मौतों की ओर इशारा करती हैं। शोधकर्ताओं और जनसांख्यिकीविदों ने सार्वजनिक डेटा के आधार पर असली प्रभाव का अनुमान लगाया है। चीनी अखबार एपॉक टाइम्स ने एक स्टडी प्रकाशित की जिसमें चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय के डेटा का विश्लेषण किया गया, विशेषकर अंतिम संस्कार कर्मचारियों और दाह संस्कार भट्टियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए। कर्मचारी संख्या चार्ट से पता चलता है कि 2015 से 2019 के बीच अंतिम संस्कार कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन महामारी के बाद 2020 में यह संख्या 8% और 2021 में 10% तक बढ़ गई। यह कोई राज नहीं है कि महामारी के दौरान चीन ने हजारों नए श्मशान घाट बनाए, क्योंकि 24 घंटे काम करने के बावजूद वे भारी संख्या में आई लाशों को संभालने में जूझ रहे थे। यदि आप इस चार्ट को देखें जो दिखाता है कि उसी अवधि में श्मशान घाटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, और यह भी वही प्रतिशत दर्शाता है जो दिलचस्प है। श्मशान घाटों की संख्या में वृद्धि बढ़ती मांग को दर्शाती है, न कि केवल उन्नयन या प्रतिस्थापन को। दूसरे शब्दों में, पुराने श्मशान घाट इतने ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे कि नए श्मशान घाट बनाना ही एकमात्र रास्ता था। अध्ययन में बताया गया है कि एक दाह संस्कार में आमतौर पर 20 मिनट से लेकर 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगता है। 45 मिनट के औसत समय को मानते हुए और यह मानकर कि श्मशान घाट कम से कम 15 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला कि हर भट्ठी में औसतन 20 दाह संस्कार प्रतिदिन होते हैं। चीन में 6,619 श्मशान भट्टियों के साथ 2020 में अनुमानित लगभग 48.4 मिलियन दाह संस्कार हुए। नागरिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार वर्ष में केवल 55.7% मौतों का दाह संस्कार हुआ। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नया कुल आंकड़ा लगभग 86.7 मिलियन मौतों का होना चाहिए 2020 में। 2021 में श्रमिकों और भट्टियों की संख्या में वृद्धि हुई, जो संकेत देती है कि मौतों की संख्या 92 मिलियन से अधिक थी। 2022 के लिए कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती तो मृत्यु संख्या 98 मिलियन तक पहुंच सकती थी, जिससे 2022 के अंत तक कुल संख्या 277 मिलियन हो जाती। हालांकि इसमें उस साल के अंत में मामलों में आई विस्फोटक वृद्धि शामिल नहीं है, जो अब तक चीन में महामारी का सबसे बुरा दौर था। दिसंबर 2022 से 2023 की शुरुआत के बीच की अवधि की गंभीरता को समझने के लिए आंतरिक सूत्रों के अनुसार इन कुछ हफ्तों में जितने लोगों की मौत हुई, उतनी पूरे 2022 में भी नहीं हुई थी। अध्ययन के अनुसार 2022 से 2023 की शुरुआत तक चीन में कोविड संबंधित मौतों की संख्या करीब 3.6 करोड़ हो सकती है। और यह आंकड़ा उन मौतों को भी शामिल नहीं करता जो 2019 में हुई थी, जब तक कि यह सब वास्तव में पता नहीं चला था, या ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में बिना रिकॉर्ड की गई मौतों को, या उन तरीकों से हासिल की गई बढ़ी हुई दक्षता को, जैसे एक साथ कई शवों का दाह संस्कार करना या ताबूत की जगह हल्के शव बैग का इस्तेमाल करना। सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मौतों की संख्या लगभग 400 लाख हो सकती है और संभवतः अभी भी बढ़ रही है। इस संभावना का समर्थन 2022 का एक बड़ा डेटा लीक करता है, जिसमें एक हैकर ने दावा किया था कि उसने शंघाई पुलिस विभाग से लगभग 1 अरब चीनी नागरिकों के व्यक्तिगत विवरण वाली जानकारी हासिल की थी। बाद में सुरक्षा शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि लगभग 9.7 करोड़ लोगों की सूची थी, जिससे वास्तविक जनसंख्या पर प्रश्न उठे।
एक राष्ट्रीय डाटाबेस से इसे हैक करने की बात कही गई है। तो अगर चीन के पास सच में कभी 1.4 अरब लोग थे और एक राष्ट्रीय डाटाबेस हैक हो गया, तो फिर गायब 400 मिलियन का क्या हुआ? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि यह आंकड़ा अनुमानित मृत्यु संख्या से पूरी तरह मेल खाता है? साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक स्टाफ ने भी खुद विश्लेषण कर अपनी खोज के आधार पर कहा है कि चीन में कोविड से कुल मौतें वास्तव में 400 मिलियन से अधिक थीं। उनके अनुसंधान के मुताबिक महामारी पूर्व चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ मौतों की सूचना दी, जिनमें अधिकांश शीतकाल में हुई। कोविड के बाद अंतिम संस्कार सेवा विभाग के सूत्रों के अनुसार महामारी के दौरान काम का बोझ 8 से 10 गुना तक बढ़ा। वे यह भी बताते हैं कि ये आंकड़े केवल शहरी मौतों को दर्शाते हैं जिन्हें अंतिम संस्कार सेवाओं ने संभाला था। कई ग्रामीण मौतों को शामिल नहीं किया गया था। चीन में दाह संस्कार आम है लेकिन महंगा भी। अमीर परिवार शमशान के लिए भूमि खरीद सकते हैं, जबकि ग्रामीण परिवार जो औपचारिक सेवाओं का खर्च नहीं वहन कर सकते, वे अपने मृतकों को बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के स्थानीय स्तर पर दफनाते हैं। अंतिम संस्कार उद्योग में तेजी केवल कहानी का एक अंश है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक मौतों को प्रदर्शित नहीं करती। शोधकर्ताओं ने सबूतों के आधार पर गणना की कि 2020 की शुरुआत से 2022 के अंत तक कोविड-19 के पहले 3 वर्षों में चीन में प्रति माह औसतन लगभग 7 लाख मौतें हुईं। इसका अर्थ है कि प्रारंभिक अवधि में लगभग 2.52 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। 2022 के अंत में चीन द्वारा अचानक जीरो कोविड नीति समाप्त करने पर एक और भीषण लहर आई। 2022 के अंत से 2023 की शुरुआत तक करीब 1.2 करोड़ मौतों का अनुमान है, जिसकी पुष्टि बीजिंग पुलिस के आंतरिक आंकड़ों से भी होती है। उन्होंने कहा कि 2020 की शुरुआत में कोविड के कारण मौतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी और इसलिए 50 लाख अतिरिक्त मौतों को जोड़ा जाना चाहिए। इन आंकड़ों के अनुसार कोविड के कारण कुल 4 करोड़ 22 लाख लोगों की मौत हुई है। तो अगर महामारी से पहले चीन की आबादी लगभग 80 करोड़ थी, तो उनके अनुमान के अनुसार आज सिर्फ 3.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा लोग जीवित बचे होंगे। लेकिन याद रखिए, ये आंकड़े सिर्फ 2023 तक के हैं। 2024 में बड़े पैमाने पर मौतें हुई थीं और इस साल भी लोग मर रहे हैं। वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, संभवतः 500 मिलियन तक। यह बात मास्टर लिहोंगजी द्वारा 2023 की शुरुआत में दिए गए बयान से मिलती है। ली फालुन गोंग नामक आध्यात्मिक आंदोलन के संस्थापक हैं, जो 1990 के दशक में चीन में ध्यान और नैतिक शिक्षाओं के मिश्रण के रूप में उभरा था। हालांकि शुरुआत में इसकी अनुमति दी गई थी, लेकिन 1999 में जब सीसीपी ने इसे खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया, तो इसे गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसे अपनी सत्ता और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा माना गया। ली के अनुसार चीन में कोविड से 400 मिलियन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और इस लहर के पॉजिटिव केसों के खत्म होने तक कुल मौतों की संख्या 500 मिलियन तक पहुंच सकती है। जब हमने दोनों मृत्यु अनुमानों की तुलना की, तो अंतिम संस्कार के आंकड़ों ने लगभग 400 मिलियन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग 422 मिलियन का अनुमान लगाया। अगर महामारी से पहले चीन की जनसंख्या लगभग 800 मिलियन थी, तो वर्तमान आबादी 350 से 400 मिलियन के बीच हो सकती है। हम चीन से आने वाले डेटा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि चीन और डेटा जब भी एक साथ आते हैं तो हमेशा भ्रम और धोखे का मामला होता है। चीन का डेटा अविश्वसनीय माना जाता है। इस देश से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं, जहां लोकतंत्र, पारदर्शिता और प्रेस की आजादी की कोई कदर नहीं है? तो शायद चीन में अब केवल लगभग 400 मिलियन लोग ही बचे हैं, या शायद यह संख्या थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, न तो वहां 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं और न ही कोविड में सिर्फ 83,000 लोग मरे थे। चाहे इसे साजिश सिद्धांत, फेक न्यूज या एंटी सीसीपी एजेंडा कहें, लेकिन हम यहाँ के तर्क और गणित को नजरअंदाज नहीं कर सकते। समय के साथ जन्म दर का विश्लेषण, चीनी नागरिकों की चिंताएं, भूतिया शहर, कोविड मौत के वीडियो, डिलीट किए गए मोबाइल फोन अकाउंट्स। और कौन से सबूत की जरूरत है? क्या सीसीपी खुद इसे मानेगी? हम जानते हैं कि लाखों साल में भी ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि इन जानकारियों से सवाल उठता है कि सीसीपी अपनी असली जनसंख्या के बारे में दुनिया और अपने नागरिकों से क्यों झूठ बोल रही है।
शायद ये कारण चीजों को साफ कर देंगे। पिछले 4 दशकों में चीन की प्रगति मुख्यतः उसकी विशाल कार्यशील जनसंख्या के कारण संभव हुई। इन लोगों ने उसकी फैक्ट्रियों को बनाने, नवाचार को आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद की। लेकिन अब कम बच्चे पैदा होने और ज्यादा लोग बूढ़े होने के कारण चीन की कामकाजी आबादी घट रही है, जबकि सरकार की मदद चाहने वाले रिटायर लोगों की संख्या बढ़ रही है। इससे स्वास्थ्य सेवा, पेंशन और देश की उत्पादकता पर दबाव पड़ता है। चीन की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों का खुलासा होने पर देश की अर्थव्यवस्था और विश्व में विश्वास डगमगा सकता है। सीसीपी ने लंबे समय से दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का खिताब इस्तेमाल किया है ताकि एक बड़े उपभोक्ता बाजार की छवि बनाकर विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। राज सामने आने के बाद निवेशक चिंतित हो सकते हैं कि चीन का स्वर्णिम युग समाप्त हो गया है, क्योंकि भविष्य की वृद्धि के लिए कम श्रमिक और उपभोक्ता बचे हैं। इससे विदेशी निवेश घट सकता है और लोग चीनी बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं। आर्थिक स्थिरता और घबराहट से बचने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी देश की वास्तविक जनसंख्या डेटा छुपाने के पक्ष में है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक और कारण दुनिया से सच्चाई छिपाने का पार्टी की राजनीतिक छवि की रक्षा करना हो सकता है। देंग शियाओपिंग के समय से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सत्ता को चीन की आर्थिक वृद्धि और चीनी राष्ट्र के पुनरुत्थान से जोड़ दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन को एक उभरती महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अमेरिका को पीछे छोड़ने को तैयार है। बड़ी जनसंख्या संकट मानने से कहानी को गंभीर नुकसान होगा। चीन की एक बच्चे की नीति जैसी कुछ पुरानी नीतियां गंभीर गलतियां साबित हुई हैं, जो अब बड़ी समस्याओं का कारण बन रही हैं। सरकार द्वारा इन विफलताओं के बारे में खुलकर बात करने से सीसीपी की एक सर्वज्ञ नेता की छवि को नुकसान पहुंचता, जिसे पार्टी बहुत मेहनत से बचाने की कोशिश करती है। आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के अलावा घटती आबादी बड़े सामाजिक जोखिम भी लेकर आती है। चीन में युवाओं पर पहले से ही भारी दबाव है। महंगा जीवन, कड़ी नौकरी प्रतिस्पर्धा और माता पिता व दादा दादी दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी। यदि लोग जनसंख्या संकट की गंभीरता समझ लें तो वे भविष्य को लेकर अधिक चिंतित हो जाएंगे। चीन में भारी बेरोजगारी की वजह से रोज दंगे हो रहे हैं और यह खुलासा स्थिति को और बिगाड़ देगा। वास्तविक जनसंख्या का ज्ञान विवाह और जन्म दर को कम कर सकता है, खर्च घटा सकता है और विशेषकर निराश युवाओं के बीच विरोध या अशांति बढ़ा सकता है। सीसीपी किसी भी कीमत पर इससे बचना चाहती है। बात टालने की करें तो हम बता सकते हैं कि सीसीपी एक और चीज को बुरी तरह टालना चाहती है, जवाब देना। सोचिए, एक बच्चे की नीति को ढीला करके 2 और 3 बच्चों की अनुमति देने के बाद भी जन्म दरें कम ही हैं। बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को पैसे देने से भी लाभ नहीं हुआ। युवा पैसे की समस्याओं, ऊंची शिक्षा लागत और काम निजी जीवन के खराब संतुलन के कारण बड़ा परिवार नहीं चाहते हैं। इसके अलावा शिक्षित शहरी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो शादी करने या बच्चे पैदा करने का फैसला ही नहीं कर रही हैं, चाहे सरकार कोई भी प्रोत्साहन क्यों न दे। जब वास्तविक समाधान कम है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जानती है कि यदि वे इस समस्या की गंभीरता को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं तो लोग उनसे जवाब मांगेंगे। अभी उनके पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन शायद सबसे बड़ा कारण खुद जनसंख्या शब्द है। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या सिर्फ लोगों के बारे में नहीं है, यह धारणा के बारे में भी है। जहां तक समीकरण की बात है, यह काफी सीधा है। ज्यादा लोग मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब विश्व मंच पर ज्यादा प्रभाव। इसके अतिरिक्त यह अस्वीकार्य है कि चीन की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति मुख्यतः इस धारणा पर आधारित है कि उसकी आबादी विश्व में सबसे अधिक या सर्वाधिक है। चीन के लिए विश्व शक्तियों से प्रतिस्पर्धा में ताकतवर दिखना महत्वपूर्ण है। यह स्वीकार करना कि उनके पास इतनी बड़ी जनसंख्या की समस्या है उन्हें कमजोर दिखाएगा, जिससे व्यापार वार्ताओं, सैन्य मामलों और दुनिया भर में प्रभाव बढ़ाने की उनकी कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को एक शक्तिशाली देश की छवि बनाए रखनी होती है, खासकर जब वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अफ्रीका में अपने काम और दक्षिण चीन सागर व ताइवान जैसे इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यदि विश्लेषकों के दावे सही हैं तो चीन को इससे कहीं अधिक नुकसान होगा, न कि सिर्फ ये ही। यदि चीन की वास्तविक जनसंख्या दावे किए गए 1.4 अरब की बजाय 300-400 मिलियन के आसपास है तो इसका उसकी अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय तक लोगों का मानना था कि चीन का विशाल घरेलू बाजार व्यापार युद्धों का आसानी से सामना कर सकता है और भविष्य में वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।
परंतु लघु जनसंख्या वाले स्थानों पर उस विचार पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। 400 मिलियन का बाजार बड़ा है, परंतु 1.4 अरब के बाजार जितना शक्तिशाली नहीं है। जनसंख्या का आकार ही एकमात्र महत्वपूर्ण कारक नहीं है। खरीदने की क्षमता यानी लोग वास्तव में कितना खर्च कर सकते हैं उतनी ही महत्वपूर्ण है, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। चीन की औसत आय और खर्च योग्य आमदनी अभी भी अमेरिका और अन्य विकसित देशों से काफी कम है। भले ही चीन की आबादी 1.4 अरब हो, परंतु मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं की तरह खर्च करने वालों की संख्या कम है। परंतु यदि वास्तविक जनसंख्या इससे कम है तो उपभोक्ता बाजार का वास्तविक आकार और अधिक सीमित हो जाएगा। यदि चीन की जनसंख्या उसके दावे से कम है और लोगों के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए केवल अपने बाजार पर निर्भर नहीं रह सकता। विदेश व्यापार बाधित होने से, जैसे अमेरिका के टैरिफ्स या वैश्विक संघर्षों के कारण, देशों को नुकसान होता है। इसका मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था शायद उतनी मजबूत नहीं है और बाहरी समस्याओं के प्रति कहीं ज्यादा कमजोर है जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं, खासकर अगर सरकार असली आबादी को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। भले ही असली आंकड़ा 300-400 मिलियन या 1 अरब 40 करोड़ के करीब कोई अन्य संख्या हो, मुख्य बात यह है कि चीन के जनसांख्यिकीय आंकड़ों में अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्र सत्यापन की आवश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं होता, चीन में असल में क्या हो रहा है, यह सवाल बार बार उठता रहेगा। इस वीडियो में हमने आपके सामने सभी संग्रहित आंकड़े रखे हैं और हम जानते हैं कि इस परिणाम को स्वीकार करना मुश्किल है। फिर भी इस विषय पर और चर्चा जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद।